दो व्यापारिक संस्थानों के बीच अथवा व्यावसायिक संस्थान और ग्राहक के बीच व्यावसायिक पत्रों का आदान प्रदान होता है। यदि दो व्यावसायिक संस्थानों के बीच पत्राचार होता है तो किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? कागज के ऊपर प्रेषक का पता और दाईं ओर दिनांक अंकित करना चाहिए। बाईं ओर प्रेषिती का पता लिखकर उसके नीचे संबोधन शब्द महोदय लिखकर पत्र लिखना शुरू करना चाहिए। सबसे नीचे समापन शब्द भौदी या आपका लिखकर हस्ताक्षर करना चाहिए तथा पत्र लिख देना चाहिए। इस प्रकार हम शासकीय रूप में पत्र लिखते हैं। कर एक सामान्य पत्र लिख दिया जाता है, लेकिन जब हम सरकारी पत्र लिखते हैं तब इसके कई रूप होते हैं। आज यहाँ पत्र लिखने के विभिन्न रूपों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम फाइल के भागों के बारे में जानें। फाइल में प्रायः दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है टिप्पणी भाग, जिसमें मामले या विचाराधीन कागज पत्रों के बारे में टिप्पणी की जाती है, और दूसरा भाग होता है पत्राचार भाग, जिसमें मामले से प्राप्त पत्रों के संबंध में पत्राचार या आलेख या डीएफए प्रस्तुत किया जाता है। अगर इसको हम ऑफिस में देखते हैं तो ऑफिस के एक फाइल को हम अगर लेते हैं तो ऑफिस का जो भाग जो है ये नीला भाग होता है, उसको जो है कहते हैं टिप्पणी भाग, और इसी तरह से व्हाइट वाले भाग को कहते हैं। इस प्रकार फाइल के दो भाग होते हैं। इन्हीं दो भागों के आधार पर हम फाइलों का एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पत्रों के माध्यम से संदेशों को भेजा जाता है और प्राप्त किया जाता है। पत्र प्रायः दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र के अंतर्गत कार्यालयीय पत्र आते हैं। कार्यालयीय पत्र को अंग्रेजी में ऑफिशियल लेटर कहते हैं। इन कार्यालयीय पत्रों का आदान प्रदान एक देश की सरकार से दूसरी देश के सरकार के मध्य संपर्क के रूप में किया जाता है। केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य सरकार तथा दूतावासों के मध्य राज्य सरकारों के बीच में, सरकार और दूसरे विभागों के बीच में, सरकार तथा विशेष व्यक्ति और कार्यालयों तथा व्यक्ति विशेष के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। तो पत्राचार की क्यों आवश्यकता पड़ती है, उसका उद्देश्य क्या होता है, ये धारा 3(3) क्या होती है, टिप्पण एवं आलेखन या नोटिंग या ड्राफ्टिंग क्या होती है, ये सब चीजों पर हम आगे चर्चा करेंगे। यह सभी पत्र और इनके पत्राचार के व्यापक सीमा कार्यालयीय पत्रों के अंतर्गत आते हैं। यहाँ कार्यालय के अंतर्गत सभी प्रकार के सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी, जहाँ प्रशासनिक व्यवस्थाओं का संचालन होता है, वह सभी विभाग आते हैं। उन्हें शासकीय अथवा प्रशासकीय पत्र भी कह सकते हैं। कार्यालयों के दृष्टिकोण से सरकारी कार्यालयों में बहुत सारे विभाग होते हैं और ये अपना व्यापक क्षेत्र रखते हैं। सभी कार्यालयों के पत्र और सरकारी पत्रों के प्रतिरूप में सामान्य होती है। पत्राचार प्रभावी अभिव्यक्ति हेतु एक उसके नियमों का पालन करना होता है। आधुनिक युग में पत्र लेखन ईमेल के रूप में परिवर्तित हो गया है। पत्र के प्रकार पहले हम चर्चा हमने कर ही दिया है। यहाँ पर एक इसका एक एग्जाम्पल भी आपको दिया जाता है। पत्राचार के जो प्रकार होते हैं, उनमें जो पत्राचार की प्रकार हैं वो जैसे कि कार्यालयीय पत्र, शासनादेश वाले पत्र, कार्यालय के आदेश दिए जाने वाले ऑफिस ऑर्डर, परिपत्र, अनुस्मारक या रिमाइंडर, अर्ध सरकारी पत्र, अधिसूचना वाले पत्र, कार्यालय में ज्ञापन, ऑफिस मेमोरेंडम, ज्ञापन देने वाले पत्र, मेमोरेंडम, प्रशासनिक नॉन ऑफिशियल डीओ लेटर जिसको बोलते हैं, पृष्ठांकन, संकल्प या प्रस्ताव के रूप में, स्वीकृति या मंजूरी के रूप में, प्रेस विज्ञप्ति के रूप में, सूचना या नोटिस जिसको बोलते हैं, पावती एक्नॉलेजमेंट के तौर पर, और तार और टेलीग्राम। इस तरीके से हम पत्र के विभिन्न स्वरूपों के बारे में जानते हैं। अब हम आगे आपको एक एक शासकीय पत्र, ऑफिशियल लेटर, इसमें इसकी क्या आवश्यकता है, इसकी भाषा कैसी होनी चाहिए और इसका प्रारूप क्या होता है, इस बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसकी भाषा के जहाँ तक सवाल है, सरल, स्पष्ट और कार्यलयीन होनी चाहिए, वाक्य छोटे होने चाहिए। जैसे आदेशात्मक, निर्देश हुआ है कि सुझावात्मक हो तो किया जाएगा, और कथनात्मक हो तो किया जाना चाहिए। और पत्र के जो प्रारूप होता है उसमें पत्र का शीर्ष सबसे ऊपर, पत्र संख्या तथा दिनांक लिखी जाती है, प्रेषिती का नाम, पदनाम इत्यादि, और उसके बाद आता है विषय, और विषय के बाद संबोधन जो कि हम महोदय या महोदया से कर सकते हैं, और उसके बाद आता है पत्र का मुख्य क्लेवर, जिसमें अधोलेख या उसके लास्ट में स्वर निर्देश या भौदी, या जो भी हम कहें भौदिया, और प्रेषक के हस्ताक्षर या नाम या पदनाम, और लास्ट में उसका पृष्ठांकन होता है। इस प्रकार से हम एक जो शासनादेश जो होता है, एक पत्र जो होता है, उसके बारे में बात कर सकते हैं। वो इस तरीके से पत्र लिखा जाता है। तो इसका एक यहाँ पर पत्र का नमूना आपको दे रहे हैं, किस प्रकार से एक पत्र को लिखा जाता है। हिंदी पत्राचार में जो वाक्य के नमूने हैं वो उनमें जैसे उपयुक्त विषय पर आपके दिनांक इतने की, पत्र संख्या इतने के समय मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है। इस प्रकार से उपयुक्त विषय में कृपया संदर्भाधीन पत्र का अवलोकन किया जाना जाए, जिससे
डैश डैश आपसे टेलीफोन पर हुई चर्चा बात के अनुसार आपके दिनांक इतने के संबंध में मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है। इस तरह की भाषा का उपयोग शासनादेश वाले पत्रों में किया जाता है। शासनादेश पत्रों को गवर्नमेंट ऑर्डर भी कहते हैं। यह पत्र आदेश कार्यालय आदेश जैसे होते हैं और इनका जो है किसी भी भारत सरकार के निर्णय या अधीन विभागों को जो सूचना भेजी जाती है उसके बारे में ये पत्र होते हैं। ध्यान में रखने वाली बात यह होती है कि शासनादेश पत्र अधिकतर सरकार के सचिव विभागों को भेजते हैं। पत्र को लिखने वाला सामान्यतः पत्र को प्रारंभ निम्न शब्दों से करता है। यह आदेश दिया जाता है अथवा सूचित किया जाता है। कभी कभी पत्र की शुरुआत आदेश दिया जाता है या से भी प्रारंभ किया जा सकता है। इन पत्रों को लिखते समय प्रथम पुरुष का एक वचन प्रयोग करते हैं, अर्थात यह पत्र मैं से प्रारंभ होता है। ज्यादातर यह पत्र किसी नीतिगत आदेश, किसी वित्तीय स्वीकृति के लिए, कर्मचारियों के वेतन के बारे में या भत्तों के बारे में या अन्य नियमों के संबंध में सरकार द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वह क्रियान्वित करने के लिए इनका शासनादेश दिया जाता है। इस प्रकार के पत्रों को लिखने में सामान्य तौर पर किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? पत्र में सबसे ऊपर पत्र की संख्या लिखी जाती है, तत्पश्चात सरकार, मंत्रालय तथा विभाग का उल्लेख किया जाता है। इसके पश्चात स्थान या दिनांक दाएं, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, लिखा जाता है। बाएं तरफ पत्र भेजा जा रहा है उसका नाम पता लिखते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इसको बार बार नहीं लिखना चाहिए। प्राप्त करने वाले का नाम पता था संबोधित इसमें नहीं किया जाता। पत्र को भेजने के लिए संबंधित विभाग को इसी पत्र की कॉपी भेज दी जाती है और अंतिम में हस्ताक्षर, जैसे कि मैंने पहले चर्चा की थी, वो कर दिए जाते हैं। अर्धशासकीय पत्र या डेमी ऑफिशियल लेटर जिसको बोलते हैं, अर्धशासकीय पत्र में सरकारी पत्र के प्रारूप होते हैं। दोनों में केवल इतना अंतर होता है कि एक औपचारिक होता है तथा दूसरा अनौपचारिक होता है। अर्धशासकीय पत्र अनौपचारिक रूप में लिखे जाते हैं, जबकि शासकीय पत्र औपचारिक रूप में लिखे जाते हैं। इन पत्रों का रूप व्यक्तिगत होता है। जब एक अधिकारी व्यक्तिगत स्तर पर दूसरे अधिकारी से कोई जानकारी लेना चाहता है या किसी मुद्दे की तरफ ध्यानाकर्षण करना चाहता है, तो शासकीय पत्र द्वारा यह काम किया जाता है। अधिकारी की इच्छा है कि दूसरी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से कार्यों को संपन्न करा ले, जिससे कार्यालय कार्य जल्द से संपन्न हो जाए। अर्धशासकीय पत्रों के निम्न उद्देश्य हो सकते हैं: जब कार्यालय के कार्यों के संपन्न होने में देरी हो रही हो तब इसको भेजा जा सकता है। जब कार्यों को जल्दी से जल्दी निपटाना होता है तब, या फिर पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी उस पत्र का ध्यान ना दे रहा हो तब इसके लिए डेमी ऑफिशियल लेटर या डीओ लेटर लिखा जा सकता है। अर्धशासकीय पत्र लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यह पत्र व्यक्तिगत तौर पर लिखा जाता है। इस पत्र का प्रारूप औपचारिक होता है। दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से प्रेषित करना या भेजा जाता है। इस प्रकार के पत्रों को उत्तम पुरुष तथा एक वचन की शैली में प्रयोग किया जाता है। यह पत्र मैत्री भाव से युक्त होते हैं। इसमें भाषा की आत्मीयता का ध्यान रखा जाता है। संबोधन के लिए प्रिय, श्रीयुत जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पत्र में बाएं और प्रेषक का नाम पता लिखा जाता है। पत्र भेजने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर पत्र में नीचे होते हैं तथा नीचे की ओर पद नाम और पता अंकित करना आवश्यक नहीं होता है। पत्र के अंत में दाएं तरफ नीचे अधिकारी के हस्ताक्षर से पहले स्वनिर्देश के लिए भौनिष्ठ, आपका सद्भाव, सद्भावी या जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। भौदी जैसे औपचारिक शब्दों का यहाँ प्रयोग नहीं किया जाता है। यह पत्र सीधा संबंधित अधिकारी के हाथ में दिया जाता है। किसी अन्य डाक सामग्री की तरह इसे कार्यालय में खोला नहीं जाता है। सभी अधिकारियों के सामने प्रस्तुत भी नहीं किया जा सकता। आवश्यकता के अनुसार पत्र के ऊपर गोपनीय लिख सकते हैं ताकि कोई अन्य कर्मचारी भूल से भी इस पत्र को ना खोले। पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी का नाम, पद, पता अंत में बाएं तरफ लिख देते हैं। डिओ लेटर के बारे में काफ़ी चर्चा यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी इसका जो अर्थशास्त्री पत्र का प्रारूप होता है वो किस तरीके का होता है, ये सामने आपको स्क्रीन में दिख रहा है। आप उसके हिसाब से अपना अर्थशास्त्री पत्र को लिखने के लिए तैयारी कर सकते हैं। इसका यहाँ पर एक जो है नमूना, अर्थशास्त्री पत्र का नमूना भी आपके लिए यहाँ पर रखा गया है, इसको देख सकते हैं। और व्यवहारिक रूप से अर्थशास्त्री पत्र में कौन से वाक्य नमूने प्रस्तुत किए जाते हैं, वाक्य कैसे होते हैं, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। जब हमें किसी दूसरे विभाग या कार्यालय या मंत्रालय से पत्र प्राप्त होता है तो उस पत्र पर हम इंडोर्समेंट या प्रस्थांकन लगाते हैं। उसमें किसी पत्र की प्रतिलिपि सूचना आवश्यक कार्रवाई तो एक से अधिक मंत्रालयों, कार्यालयों, विभागों के अधिकारियों, व्यक्तियों को भेजनी होती है, तब प्रस्थांकन का प्रयोग किया जाता है। उसमें हम मूल पत्र पर नीचे लिख देते हैं जैसे कि यहाँ पर है, प्रतिलिपि सूचना सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु श्री फलाना फलाना जो भी है उसका नाम यहाँ पर लिखा जाए और उसका अलग से मसौदा बनाकर, जैसे ये है। और इसका एक इसका जो प्रस्थांकन का नमूना है वो हम यहाँ पर दे रहे हैं। इस प्रकार से नमूना, ये इस तरह से मूल पत्र के नीचे पर हम इस प्रकार लिख करके प्रस्थांकन लगा करके विभिन्न मंत्रालयों को, विभिन्न कार्यालयों को या अधीनस्थ कार्यालयों को, जहाँ भी हमें पत्र भेजना होता है
वहां पर हम इस पत्र को आगे भेज सकते हैं। पत्राचार का एक नमूना जो एक रूप ये भी है अनुस्मारक या रिमाइंडर जिसको बोलते हैं। तो इसका अलग से कोई प्रारूप नहीं होता। जब किसी विषय पर किसी कार्यालय द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है, ऐसे में अनुस्मारक का प्रयोग पत्र, कार्यालय ज्ञापन आदि के रूप में किसी विषय पर स्मरण कराने हेतु किया जाता है। तो प्रारूप एवं भाषा पत्र की भांति रहती है, सामान्य और अर्ध सरकारी दोनों तरह से हो सकता है। इस यदि भेजे गए पत्र का समय से उत्तर ना मिले तब इसके लिए एक पत्र भेजा जाता है जो पहले भेजे गए पत्र के स्मरण में होता है। इस पत्र का प्रारूप पहले जैसा ही होता है, लेकिन स्थिति के अनुसार थोड़ी सख्त भाषा का प्रयोग इसमें किया जा सकता है। अनुस्मारक पत्र के बाद यदि अनुस्मारक भेजने की आवश्यकता पड़ती है तब पहले भेजे गए पत्रों और उसकी संख्या का उल्लेख करना आवश्यक होता है। अनुस्मारक पत्रों का आकार सामान्य होता है, जो सामान्य रूप से भेजे गए पत्रों की अपेक्षा आकार में छोटे होते हैं। कार्यालय ज्ञापन जैसे पत्रों का प्रयोग अलग अलग मंत्रालयों के बीच जो सूचनाएं आदान प्रदान की जाती है उसके लिए किया जाता है। कार्यालय ज्ञापन वाले पत्रों को लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। कार्यालय ज्ञापन में अन्य पुरुष की शैली का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रिय, महोदय जैसे शब्दों का संबोधन नहीं करते हैं। पत्र के अंत में भौदी या इत्यादि भी नहीं लिखा जाता है। भेजने वाले अधिकारी का नाम, हस्ताक्षर, पद का पता इस पत्र में अंकित नहीं होता है। ज्ञापन पाने वाले मंत्रालय का उल्लेख उल्लेख पत्र के अंत में बाएं तरफ होता है। अधीनस्थ कार्यालयों से सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए इस प्रकार के पत्रों का प्रयोग करते हैं। कार्यालय ज्ञापन में अधिकतर पत्र का प्रारंभ इस प्रकार के वाक्यों से करते हैं, जैसे अधो हस्ताक्षरी को निर्देशित हुआ है कि। ज्ञापन वाले पत्र में विषय लिखना आवश्यक होता है। इसके अलावा इसकी भाषा जो होती है कथात्मक जैसे किया जाना चाहिए, इस तरह से होता है। इस तरह से हम इसको भेजते हैं। ये रहा कार्यालय ज्ञापन। इसी प्रकार से ज्ञापन ज्ञापन का प्रयोग अधीनस्थ संबंध कार्यालयों तथा अधिकारियों को ऐसी सूचना भेजने के लिए किया जाता है जो पूर्ण रूप से सरकारी आदेश न कहे जा सकते हैं। इसका प्रयोग मुख्य रूप से प्रार्थना पत्रों, पत्रों की प्राप्ति, नियुक्ति के लिए आवेदन पत्रों आदि का उत्तर देने तथा पत्रादि की प्राप्ति स्वीकार करने के लिए किया जाता है। इसकी भी भाषा जो है कथ्यात्मक होती है, कथनात्मक होती है, और जैसे कि किया जाना चाहिए, इस प्रकार के वाक्यों का इसमें प्रयोग किया जाता है। कार्यालय ज्ञापन का एक नमूना आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार से ये कार्यालय ज्ञापन लिखते हैं, यहाँ पर हस्ताक्षर होते हैं और उस प्रकार सेवा में किस किस को देना है, इस प्रकार से पत्र को आगे तैयार। ये है अब जो है आदेश या ऑर्डर जिसको बोलते हैं, कार्यालय आदेश, ऑफिस ऑर्डर जिसको कहते हैं। सामान्यतः आदेश कार्यालयों में वित्तीय मंजूरी एवं अनुशासनिक मामलों में से संबंधित कर्मचारियों को सरकारी आदेशों की सूचना देने के लिए किया जाता है, जबकि कार्यालय आदेश का प्रयोग आंतरिक प्रशासन संबंधी आदेश जारी करने के लिए किया जाता है। इसकी आंतरिक प्रशासन के संचालन में विशेष महत्व होता है। इसकी भाषा आदेशात्मक होती है। इसका एक यहाँ पर आदेश का ये नमूना आपके सामने ये रखा गया है। इस तरीके से आदेश को आप लिख सकते हैं। और कार्यालय आदेश जो है सूचनाओं के आदान प्रदान में, और जिस तरह से किसी का जो है छुट्टियों के बारे में या दूसरी तीसरी चीज़ों के बारे में, इस प्रकार से ये दो नमूने आपके सामने यहाँ पर रखे गए हैं। अब हम आगे चर्चा करेंगे सूचना या नोटिस के बारे में। कोई सामान्य जानकारी सूचना के माध्यम से दी जाती है। यह परिपत्र के रूप में भेजी जाती है तथा सूचना पट पर लगा दी जाती है। इसकी भाषा सरल और स्पष्ट होती है। अधिसूचना, नोटिफिकेशन। सूचना के बाद अब अधिसूचना की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, छुट्टी, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि की सूचना, संवाधिक सांविधिक नियमों एवं आदेशों की सूचना, शक्तियों के सौंपे जाने की घोषणा, कार्यालय विभागों की उपलब्धियों, मंत्रालय के विस्तार या विलय की सूचना आदि भारत के राजपत्रों में प्रकाशित करने के लिए अधिसूचना जो जारी की जाती है, उसको हम इस तरह से उसकी जो भाषा है सरल, स्पष्ट और प्रशासनिक होनी चाहिए। इस बात पर जिन बातों पर ध्यान रखना चाहिए उसमें अधिसूचना का संबंध व्यापक क्षेत्र से होता है। किसी भी उच्च अधिकारी की नियुक्ति, उसका स्थानांतरण, अधिनियम से में संशोधन आदि बहुत से ऐसे क्षेत्र आते हैं जहां अधिसूचना के अंतर्गत शामिल होते हैं। सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना सरकारी कार्यालय, संबंधित अधिकारियों, जनसाधारण की जानकारी के लिए इस प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं और जारी किए जाते हैं। अधिसूचना वाले पत्र में यह अति आवश्यक होता है कि उसे गजट के किस भाग में प्रकाशित होना है, साथ ही भाग का अनुभव भी उल्लेखित होना चाहिए। अधिसूचना वाले पत्रों में महोदय जैसे शब्दों का संबोधन वर्जित होता है। इनमें अन्य पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है। पत्र के अंत में किसी प्रकार का भौदी या स्वनिर्देशित शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। आपके उपयोग के लिए यहाँ पर अधिसूचना का एक जो है नमूना प्रस्तुत किया गया है। इस नमूने को इस तरह से
ये एक अधिसूचना है जिसका नमूना यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आता है संकल्प या रेजोल्यूशन। ये भी एक पत्र का प्रकार है। संकल्प का प्रयोग सरकारी निर्णय, जांच समिति या जांच आयोग के गठन, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, महत्वपूर्ण रिपोर्टों की समीक्षा के परिणामों या निर्णय की सार्वजनिक घोषणा करने के लिए किया जाता है। संकल्प भी भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। इसकी भाषा सरल, स्पष्ट और प्रशासनिक भाषा होती है। इसमें नीतिगत प्रश्न, समस्याओं पर सरकार के निर्णयों की घोषणा आदि के बारे में क्या है। कोई समस्या उत्पन्न हो गई है जो निष्पक्ष समिति के जांच समिति का गठन करना हो, या आयोग अथवा जांच समिति के लिए प्रतिवेदन को घोषित करना हो इत्यादि के लिए इस प्रकार के संकल्प या रेजोल्यूशन का प्रयोग किया जाए। आपके लिए यहाँ पर संकल्प का एक नमूना प्रस्तुत किया गया है। आप इस नमूने के आधार पर अपना जो है संकल्प बना सकते हैं। परिपत्र भी एक मुख्य भाग है जिससे हम कार्यालयों में पत्राचार करते हैं। ऐसा पत्र जिसके माध्यम से किसी एक सूचना निर्देश को एक साथ अनेक मंत्रालय, कार्यालय, विभाग या अधिकारियों तक कर्मचारियों को भेजा जाना होता है, उसे परिपत्र कहलाया जाता है। परिपत्र को लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ऊपर बाएं तरफ प्रेषक का नाम, पद तथा पता लिखना जरूरी है। जिन्हें पर पत्र प्रेषित किया जाता है उसका पद, नाम, पता अंतिम बाएं तरफ लिख दे तो अच्छा ही रहता है। कई बार ऐसा होता है कि ज्ञापन, कार्यालय ज्ञापन परिपत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। स्वनिर्देशित शब्द भौदी आपका विश्वास पात्र का प्रयोग उचित नहीं रहता है। इसमें परिपत्र में अन्य पुरुष की शैली का प्रयोग करते हैं। कभी ऐसा होता है कि प्रेषक का नाम, पता तथा पद और सेवा जैसे शब्द डालकर ही पत्र प्राप्त करने वाले का पद, पता तथा संबोधन वहीं कर दिया जाता है। कुछ ऐसे पत्र भी लिखे जाते हैं जिनमें पत्र का विषय अंकित होता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है हम अब परिपत्र का नमूना बताएंगे। ये सामने आपके पास एक परिपत्र का नमूना है, किस तरह से लिखा जाता है और किस तरह से इसको भेज दिया जाता है। इसके बाद अगला जो निर्देश सूचना है जिसको टेंडर नोटिस करते हैं, ये मुख्यतः अखबारों पर आप देखते होंगे किस प्रकार से टेंडर नोटिस निकाले जाते हैं। उसी का एक यहाँ पर जो है नमूना भी आपको दिया जाता है, किस प्रकार से इनके शब्दों का प्रयोग किया जाता है। टेलेक्स, फैक्स तथा ईमेल क्या होते हैं? ये अत्यधिक तात्कालिक महत्व के मामलों में विभाग, मंत्रालय तथा कार्यालय द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों को टेलेक्स, फैक्स तथा ईमेल के माध्यम से का प्रयोग करके भेजा जाता है। और दूसरा जो भाग होता है टेलीग्राम है, यह संदेश संप्रेषण का एक माध्यम रहा है। 162 वर्ष पुरानी तार सेवा का विराम 14/7/2013 को लगा दिया गया। उसके बाद अब जो है आजकल टेलीग्राम जो सुविधा है वो बंद हो गई है। लेकिन जहाँ तक ईमेल और फैक्स तथा ईमेल का प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आजकल का संसाधन है जिसके द्वारा जो है पत्रों का आदान प्रदान और बहुत सारा इसका प्रयोग किया जा रहा है। ई फाइल के माध्यम से भी हम ज़्यादातर टेलेक्स, फैक्स तथा ईमेल के माध्यम से ही पत्रों का आदान प्रदान कर रहे हैं। इसमें जो है इनमें क्या आवश्यक या महत्व इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट है, इमीडिएट है और किस तरह की ये है, इस के बारे में हम पूरा विवरण देते हैं। और इस प्रकार से आजकल बहुत सारा पत्राचार जो है ईमेल या फैक्स के माध्यम से हो जाता है। तो इस प्रकार से ये स्लाइड, ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, यहीं पर इसको विराम देते हैं। और आशा करता हूँ यदि आपको यह वीडियो शिक्षाप्रद एवं दिलचस्प लगा हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नमस्कार। जय हिंद।